हेलो नमस्कार। हमारे चैनल एके जी के मिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने 1500 साइंस के प्रश्नों का एक टारगेट रखा है, उसमें आज ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, जब चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको किस नियम के अनुसार समझाया जा सकता है? ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम होता क्या है? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगे। ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। ये न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक। तो ये इस तरह तीनों नियम हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ये क्या होता है? तार के सतह पर न चलकर ये तार के अंदरूनी सिरे पर, मतलब तार के अंदरूनी सिरे पर डीसी चलती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी। और एसी अल्टरनेटिव करंट। एसी क्या होता है? ये तार के सिरे पर चलता है, मतलब तार के ऊपरी सतह पर। ठीक। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। शुष्क सेल हमारा प्राथमिक सेल है। ठीक, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। और चलो इसकी हम कुछ नियम इनके बताते हैं जिससे ये मालूम पड़ जाए। ठीक, तो प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जो उपयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। मतलब एक बार उपयोग हो गए, दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, आवेश उसमें दोबारा डाला नहीं जा सकता है। ठीक है, और जब दोबारा डाला नहीं जा सकता तो कुल मिलाकर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके उदाहरण होते हैं जैसे शुष्क सेल, वो तो दिया है, टेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, बोल्टीय सेल, ये इस तरह इसके उदाहरण हो गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जो एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित कर उपयोग किया जा सकता है। ठीक, ये द्वितीयक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल के उदाहरण कुछ हैं, लेड एसिड सेल, बैटरी वाला जो बैटरी होती है वो भी एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। देखो प्राथमिक सेल जो होता है हमारा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्वितीयक सेल क्या होता है? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, द्वितीयक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर रासायनिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह इसकी क्रिया चलती रहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। डायनामाइट में और ये किसका प्रयोग किया जाता है?
तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अब ये नोबेल पुरस्कार की खोज हुई कब थी? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये नोबेल पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल ने इसका निर्माण किया था। और ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, स्वीडन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा, ठीक, भूमि यानी मृदा का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वो होता है टेंडन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न, आरबीसी, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितने दिन का होता है? तो जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है, 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि ऑक्सीजन को, ठीक, ऑक्सीजन को शरीर में परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को शरीर में हर एक अंग तक ले जाना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर का रोगों, यहाँ लोगों लिखा है, रोगों से रक्षा करना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। और ये ए जो है तो आरबीसी का कार्य है, ऑक्सीजन का वहन करना, ये आरबीसी का कार्य है, ठीक। तो शरीर में रोगों से रक्षा करता है, ठीक। और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, ठीक। अगला प्रश्न, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर जो थे इन्होंने खोज की थी रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन नंबर सी। यह रेबीज होता किससे है? रेबीज होता है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े शहतूत यानी मलबरी, शहतूत को हम दूसरा नाम बोलते हैं मलबरी, शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। ये कर्नाटक की तरफ ज़्यादा पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति ऊन से है या गेहूं से है या मांस से है या दुग्ध से है? तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आंसर सी, मांस उत्पादन। और इसमें एक आता है टमाटर, ठीक है, टमाटर अगर आ जाए, टमाटर वो भी लाल क्रांति में ही आता है। अगला प्रश्न, सुरती, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी किस पशु की प्रजातियां हैं? तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी। तो ये किसकी प्रजातियां हैं? भैंस की प्रजातियां हैं, ठीक है। मेहसाना, जाफराबादी, मुर्रा, सुरती, ये सब भैंस की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, बरेली। अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस ज़्यादा मात्रा में जो होती है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है मीथेन का? मीथेन का सूत्र होता है CH4। CH4। प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक, C3H8 होता है। एथेन का क्या होता है? C2H6। और ब्यूटेन का होता है C4H10। C4H10, यह इसका सूत्र होता है। ठीक, किसी दिन इसकी एक वीडियो बना देंगे, ये सूत्र किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक, पूरा एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको ये बनाना अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ठीक, तो इसमें ब्यूटेन भरी होती है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? जब कोयला जला देंगे और उसको दरवाज़ा बंद कर देंगे तो उसमें एक गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, उस गैस का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अब इसका सूत्र क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो CO होता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका CO। एथेन का भी बताया था, एथेन का होता है C2H6। और मेथेन का CH4। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग पद्धति एक होती है C14, C40। ठीक, 14, ये C40 होता है जो C14। तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है। इसमें होता है जीवाश्मों की आयु का अध्ययन, मतलब जितने भी जीव होते हैं उनकी आयु का अध्ययन पता किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक होता है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग में पृथ्वी की आयु का पता, यानी मृदा की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग होता है, U-235 होता है। अगला प्रश्न, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध हों समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो, 2 प्रतिरोध दिए हैं, एक 3 ओम, एक 6 ओम। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है समांतर वाला सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसमें जब मान रखेंगे, पहला जो प्रतिरोध है वो है 3, तो 1/3 प्लस 1/6, दूसरा प्रतिरोध 6 है। ठीक, इनको जब हल करेंगे 6 एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3/6, यानी 1/2। ठीक, जो 1/R बराबर 1/2 आया तो R बराबर क्या आएगा? R बराबर आएगा 2। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर C, 2 ओम। अगला प्रश्न, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अब इसकी वक्रता त्रिज्या दी है R,
आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी। तो वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? ये होता है एफ बराबर आर अपान 2। यानी आर का मान दिया है 10/2 और जब काटेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता ये फोकस दूरी जो आएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, पराश्रव्य ध्वनियाँ, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो, एक होता है अश्रव्य ध्वनियाँ जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, ठीक है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, तो उनकी जो आवृत्ति होती है 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, 20 हर्ट्ज से कम तक नहीं, कम। ठीक है, ये अश्रव्य होती हैं जो हम सुन नहीं सकते। एक होता है श्रव्य, श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये हम सुन सकते हैं के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच तक वो 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, और पराश्रव्य का होता है, पराश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न। लोलक घड़ियाँ, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं तो गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण उत्पन्न होने के कारण, तो ये तो हो नहीं सकता लंबे होने के कारण, ना ही ये होगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की गर्मियों में लंबाई बढ़ जाती है जिससे हमें लगता है कि ये घड़ी मंद हो गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम जब निकाला जाता है, इस तरह मत्थानी होती है। ठीक, मत्थानी जब चलाई जाती है तो ये दूध जो होता है बाहर की तरफ छिड़कता है। ठीक है, बाहर की तरफ जाता है इस तरह आसपास को, तो इसमें हो जाएगा अपकेंद्रीय बल यानी ए। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे हम मोड़ होता है, मोड़ में साइकिल जब मोड़ते हैं तो केंद्र की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर झुक जाते हैं, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। और ये अपकेंद्रीय बल क्रीम निकालने वाला ऑप्शन सही है, वो उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, तो वैसे तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 दशमलव कुछ होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें जो दिया है लगभग में पूछ रहा है, तो इसका 332 के नियरेस्ट हो जाएगा 330, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 330 मीटर प्रति सेकंड। अब ये ध्वनि का वेग, कुछ अन्य माध्यम होते हैं वो बता रहे हैं आपको। ध्वनि का वेग कांच में क्या होता है? कांच में होता है 4540 मीटर प्रति सेकंड, 4540 मीटर प्रति सेकंड, ये कांच में होता है। और सोना में क्या होता है? सोना में होता है इस तरह 3240। ठीक है, 3240 मीटर प्रति सेकंड, ये सोना में होता है। कापर में क्या होता है? सीयू, कापर में जो होता है 4600 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, 4600 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। .com निरूपित करता है वाणिज्यिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को, शिक्षा क्षेत्र को, संचार क्षेत्र को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संचार क्षेत्र को। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि पिछले वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक लिंक मिल जाएगी साइंस की,
उसमें जाके जो पीछे वाले वीडियो हैं सभी आप देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम पूरे 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं, 25-25 करके पूरे 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उनमें बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन इसमें सेट करते हैं सभी से लेकर। ठीक, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।